Hello everyone, welcome you back in my Youth Academy चैनल। आपको पता था हमारा यूपीएससी पॉलिटी प्रीलिम्स 2025 की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ला रहे थे, जो कि PYQs भी थे एज वेल एज सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस विच हैव द एबिलिटी टू कम इन द एग्ज़ाम्स। तो उसी का आज हम कर रहे थे। तो ये नेक्स्ट सीरीज़ है, हमारी नेक्स्ट क्लास है उसी पे। तो आज इसमें हम कुछ न्यू ट्राई क्या करेंगे हम डिटेल रिटन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और साथ में प्रैक्टिस तो हमारा हो ही रहा है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट फॉर आवर एक्चुअल वर्क। सो क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। रूल्स वही हैं, 40 सेकेंड्स मिलेंगे आपको हर एक ईच क्वेश्चंस में। आई होप मैंने इसमें 5 to 6 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो 40 सेकेंड्स इनफ फॉर यू टू सॉल्व द वन क्वेश्चन। और उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे, फिर और आफ्टर सारी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, ये आ गया हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बेल ऑन, 40 सेकेंड्स ऑन। सॉल्व दिस साइड्स, कैन क्लियर इट, रीड द क्वेश्चन। Time's up. Consider the following statement. Trade union have granted first statement. Right to obtain recognition of association is a fundamental right. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते थोड़ा। एसोसिएशन की बात, राइट टू रिकॉग्नाइज किसका, ये पहले मुझे बताइए किस आर्टिकल का पार्ट है ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया किस आर्टिकल से लिया गया है? आर्टिकल 19 याद आ रहा है। आर्टिकल 19 में हमने सब पार्ट्स भी है, साथ ही साथ उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी है जो है। तो इसमें जो पार्ट्स हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं? लेट मी गिव अ ट्रिक फॉर यू। सो आप कहते हैं सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। 19 है 1, स्पीच 2, एसोसिएशन 3, असेंबली और एसोसिएशन में आप कैसे देख सकते हो? असेंबली और एसोसिएशन, ए तो कॉमन है, असेंबली के बाद ए आता है, फिर एस। डिक्शनरी देखिए आपने कभी? इस डिक्शनरी में कैसे, अगर एक कॉमन अल्फ़ाबेट है तो उसके बाद देखते जाते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कौन आ रहा है। ए पहले आ रहा है असेंबली, तो मतलब 2 में असेंबली है, फिर 3 में एसोसिएशन है, और इट इज़ नॉट विजिबल। लेट मी गिव अ रामबाण उपाय देती हूँ मैं आपको। सो क्या है? साम रिजाइड्स इन पोलैंड। सो हमारे कुछ ऐसे 19 है, 19 के सब पार्ट्स हैं। तो 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। बी, ये सब इसके सब पार्ट्स हैं। असेंबली, ASS असेंबली, फिर एसोसिएशन, थर्ड में हमारा C एसोसिएशन, फिर D में क्या है हमारा? मूवमेंट। तो साम से हमारा 4 आर्टिकल्स हो गए, सब पार्ट्स हो गए इसके। 19A, B, C and D। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट। रिजाइड से तो रेजिडेंस आ ही जाएगा हमारा, DE रेजिडेंस। एफ क्या है? EF में क्या है? P फॉर प्रोफेशन। इससे हमारा याद हो रहा है आर्टिकल 19। फंडामेंटल राइट्स सारे याद करने की मैं शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जल्दी लाऊंगी, तो ये हमारा हो। अभी तो हम अपने बिजनेस पे आ जाते हैं। तो हमारा साम रिजाइड्स इन
पोलैंड। तो पी फॉर प्रोफेशन, एसोसिएशन, हमारा एसोसिएशन हमने सी थर्ड में पढ़ा था 19(1) सब क्लॉज सी, उसी का हमने एक्सेप्शन पढ़ा था 19 का, जो ए का एक्सेप्शन होता है 19 सब क्लॉज 2 में होता है। ऐसे हमने अल्टरनेटिव आपने पढ़े होंगे ना, इजी याद करने के लिए। साथ ही साथ अगर ये ए का है तो बी का हमारे किस में मिलेगा, 3 में मिलेगा, 19 सब क्लॉज 3 में। सी का किस में, 19 सब क्लॉज 4 में मिलेगा। डी का 19 सब क्लॉज 5 में मिलेगा। ऐसे करके है। तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, इसमें हम आंसर पे आ जाते हैं। तो राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन द फंडामेंटल राइट। ऑब्टेन रिकॉग्निशन, ये तो डायरेक्ट हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है कि एसोसिएशन रिकॉग्नाइज करना फंडामेंटल राइट नहीं है। एसोसिएशन बना सकते हो, एसोसिएशन में हमारी कोऑपरेटिव्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाती हैं, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं, ये हमारे एसोसिएशन में आ जाता है। और 2 में देखते हैं, द ट्रेड यूनियन हैव गारंटीड फंडामेंटल राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, गारंटीड, एंड राइट टू स्ट्राइक। चलो यहाँ तक तो मान ही लेते हैं कि चलो दे दिया हो इफेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि अपना उनको वोकलाइज भी तो करनी है अपनी डिमांड्स को। बट राइट टू स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं? वैसे भी हमें पता है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, वो रीजनेबल ग्राउंड्स इसलिए रीजनेबल है ताकि वो इंडिया में क्योस ना क्रिएट कर दें। राइट टू स्ट्राइक दे देंगे तो क्योस नहीं हो जाएगा, वो इंटरनेशनल इंडियन की पीस एंड सिक्योरिटी का पे थ्रेट नहीं आ जाएगा। इतना बड़ा तो देंगे नहीं तो एलिमेंट। और वैसे भी अगर हम इसका करेक्ट वर्जन देखें, ये थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन, डाइल्यूटेड इसमें नॉ लगाना भूल गए, मतलब नॉट द ट्रेड यूनियन नॉट हैव, ये अब इसका हमारा रियल सेंटेंस हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। द ट्रेड यूनियन नॉट हैव गारंटीड फंडामेंटल राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग एंड राइट टू स्ट्राइक। अगर नॉट आ जाता तो ये हमारा सही हो जाता, बट इसमें नॉट नहीं है तो ये हमारा गलत है। ये रॉन्ग है। रिकॉग्निशन, एसोसिएशन का ऑब्टेन करना, ये बहुत ही यूनिवर्सल भी बोल रहा है। एसोसिएशन वो हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो नेगेटिव एसोसिएशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना ही रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में मेंशन्ड है, तो ये भी हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। तो राइट आंसर है हमारा नीदर 1 नॉट 2। आई होप इट इज़ ईजी, आई मेक ईजी फॉर यू टू आंसर तक आने का वे प्रोवाइड किया। सो लेट्स गो गेट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। Very easy question of this class. Bell on, time's on, read this question. स्टॉप। तो क्या पूछे, विच फंडामेंटल राइट इज मोस्ट लाइकली प्रोमोटेड इन केस ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ पर्सन। तो आप देख रहे होंगे फंडामेंटल राइट कितना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। हमें पता है लक्ष्मीकांत हमें पूरी नहीं पढ़नी है, लेकिन उतनी तो पढ़ेगी हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस टैकल कर सकें। हमें पता है फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रिएम्बल, पार्लियामेंट। अभी रिसेंटली हम उसमें गवर्नर चल रहे हैं, हमारे गवर्नर में टसल्स होती रहती हैं CMs एंड गवर्नर्स को लेते हुए। तो ये क्वेश्चंस है ना, ऐसे कुछ इजी हो जाते हैं जिससे आप बहुत इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। अभी रिवीजन का समय है, प्रीलिम्स आने ही वाला है, मे बी 2 महीने रह गए होंगे, 80 डेज़ लेफ्ट आई गेस, 83 डेज़ लेफ्ट। तो अभी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सबको सही से करना है। मैंने आपको DPSP ट्रिक्स के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से बता दी हूँ, तो इसमें तो रिवीजन का कोई स्कोप ही नहीं रहता। आप मेरी एक बार क्लास देख लेना, आपको ऑन द इन क्लास में ही आपको सारे फंडामेंटल DPSPs याद हो जाएंगे, पूरी 36 से लेके 51 पे। अभी मैं ट्रिक लाऊंगी फंडामेंटल राइट्स को भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कैसे याद कर सकते हो अल्टरनेटिव वेज में, फंडामेंटल राइट्स की भी लाऊंगी जिससे आपको और ईजी हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स इज मस्ट। फंडामेंटल राइट में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कैसे
करना है, पूरा लक्ष्मीकांत नहीं बनना, लेकिन स्टार्टिंग के जो आपके चैप्टर्स है उसको देखते जो जाना है। तो हम आंसर पे आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट इज़ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसकी बात करें, चलो माना हमें ये नहीं आता, सबको 14 को तो सबको ही आता है। क्या है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो हो गए। 14 में ये मेंशन है। 15 में तो पता ही है हमारा, डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कैस्ट, रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, ये भी है इंपॉर्टेंट। इसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन वर्जित है। ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 आपको सही से पढ़ना है, बेयर एक्ट में बहुत अच्छे से मेंशन है, पूरा आर्टिकल का रियल वर्जन मेंशन है बेयर एक्ट की बुक में, आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्वेश्चंस आजकल डायरेक्ट आर्टिकल के रियल फॉर्म से आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन किस किस में नहीं करना है? रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और हम आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे जो कि इसमें एक रेजिडेंस भी मेंशन्ड है, जो कि इसमें नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी रेजिडेंस को भूल जाते हैं। रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली इन चारों के 1 2 3 4 5 के हिसाब में ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ओके, तो जो हमारा रिजर्वेशन आ जाता है ना 15 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4, जो रिजर्वेशंस कह रही हूँ, जो हमारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं जिसमें उनको प्रोवाइड करते रहते हैं रिजर्वेशंस, तो इसके अंदर नहीं आता। ओनली वर्ड भी आपको देखना है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल तो 20 सबको पता ही, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट है। तो रिजर्वेशन, तो हमारा ऑप्शन सी बच गया करेक्ट। 16 में प्रमोशन और रिजर्वेशन मेंशन है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये मेंशन है, उसी में इसकी सब क्लॉज में डिसेबिलिटी इसके ऊपर भी मेंशन है। तो ये जो लिया है ना, ये जो एनसीईआरटी की किताब है, कौन सी आई गेस 11th क्लास की किताब है, कौन सी एड वर्क करके समथिंग है, तो उसको देखना है। वो उसमें बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट्स पूरे मेंशन्ड है, और साथ में उसमें साइड में छोटे छोटे इमेजेस प्रोवाइडेड है ना, इमेजेस, एंड उसके नीचे कोट्स प्रोवाइडेड हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी मेंबर्स थे उनके, वो आपको देखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। एनसीईआरटी की आपको क्लास सिविक्स, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की किताब है 11th, वो आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ये डायरेक्ट भी आ रहा है अगर कम छोटे लेवल की बात करें तो। Let's go for question number 3. Hell on, time song. Let's solve this too. तो इसमें क्या पूछ रहा है? राइट टू बी फॉरगेटन के ऊपर क्वेश्चन है। इट इज़ अ राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू बी फॉरगेटन इज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये क्वेश्चन कैसे आया, इसका रेलेवेंस क्या है? जहाँ से उस समय इसका रेलेवेंस था, पुट्टास्वामी केस आया था, पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था ना 2017 में, जो जजमेंट चल रही थी। इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, राइट टू प्राइवेसी की बात करी थी पार्ट 3 में, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही थी। तो इसमें क्या था? फॉरगेटन इज रिकॉग्नाइज अ पार्ट ऑफ द, तो ये फॉरगेटन का जो ये आया था ना, ये राइट टू प्राइवेसी में ही आया था पार्ट 3 में करके।
तो जो ये स्टेटमेंट है ना, ये इसी से लिंक्ड है. इट इज़ अ राइट टू हैव पब्लिकली अवेल पर्सन इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट. तो ये राइट टू बी फॉरगेटन इसी का पार्ट है. और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका तो क्या है? इट इज़ अ राइट टू हैव पब्लिकली अवेल पर्सन इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट. तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये राइट टू फॉरगेटन है ना, राइट टू फॉरगेटन, इसी का मतलब बता रहा है. ये इसी में था कि जो भी पर्सनल पब्लिक अवेलेबल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे वेबसाइट से, सोशल मीडिया से कैसे रिमूव करने की मांग है, उसमें फॉरगेटन में था ये. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू फॉरगेटन रिकॉग्नाइज अ पार्ट ऑफ. यस, ये तो सही है ना, हमारा पार्ट में ही मेंशन था. राइट टू प्राइवेसी के अंदर आया था पुट्टास्वामी केस में, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हो गया. इसका अभी ये क्वेश्चन में क्या है कि इसका हमें अभी एक्सप्लेनेशन देखना है, तो हम इसको वेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए. पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. Consider the following statement. How many above are parts of the basic structure of the concept? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, बस में ये सब कुछ है नहीं ओरिजिनली. और ये तो देख लेते हैं. एब्सोल्यूट पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एब्सोल्यूट पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे गवर्न होगा. और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही हो जा रहा है, अगर एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड कर दिया तो अनार्की में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिक कहाँ रहेगा. लिमिटेड पावर है, अगर इसको एडिशन करके इसको राइट बनाना हो तो लिमिटेड पावर है, तो रॉन्ग हो गया. इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस पॉजिटिव है. हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मैक्सिमम वेलफेयर और यूटिलाइजेशन टूवर्ड्स द सिटीजन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इनका वही है. तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये पॉजिटिव है, ये सही है. फ्रीडम और डिग्निटी होता है, ये भी पॉजिटिव है. इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो इसको नहीं देखते, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा ओनली. 5 क्वेश्चन ऑल दिस. Consider the following statement with reference to the cabinet की बात हो रही है. The term cabinet was inserted in the Constitution of India by the 44th Constitutional Amendment Act. ओके, ये फैक्ट है, इसको अभी रिजर्व कर देते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट. सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं. इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑफ कोर्स इट इज़ राइट, ये तो आग बंद करके करेक्ट कर देना, क्योंकि कैबिनेट है क्या? PM प्लस यूकॉम मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही तो कैबिनेट फॉर्म करती है, और बाइंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कैबिनेट का मतलब ये स्विम एंड सिंग टुगेदर. उसी में एक हमारा एक और आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी में सिक्रेसी की भी बात की जाती है, जो कि ये सारे कैबिनेट से ही कनेक्ट वर्ड्स हैं. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, तो कलेक्टिव इसलिए बाइंडिंग ही होता है. ये अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना देखते हो, कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, स्विम एंड सिंग टुगेदर की बात होती है. तभी तो पता है, अगर बजट सेशन
पास नहीं हुआ तो मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। वोट ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। कॉन्फिडेंस का जो मोशन होता है वो पास नहीं हुआ तो मतलब उसमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अगर वो पास हो गए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात हो रही है। तो ये तो हमारा सही है। तो इसमें भी हमने देख लिया 50 आ गए। 50-50 में ही खेल हो जाता है पूरा, 50-50 करते ही करते खेल हो जाता है। वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, पता होना चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कैबिनेट इंसर्ट किया गया था। सी है इसका आंसर। लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन अब नाउ। आंसर्स टाइम। ओके, सी देख लिया, बी सी एंड डी बाद में आप चेक कर लेना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट का तो देखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने फर्स्ट को आपको अच्छे से बता ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं। एसोसिएशन आर्टिकल 19 में मेंशन है, जैसे कि मैंने कहा आपको, मैंने सैम रिजाइड इन पोलैंड करके आपको निमोनिक्स भी बता दिए, मैंने ट्रिक भी बता दिया। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, companies, partnership forms, society, clubs, organizing trade unions, and anybody of person. It not only includes the right to start an association or union, but also to continue with the association or union as such. Further, it covers the negative right of not to form or join an association or union. Reasonable restrictions can be imposed on exercise of these rights by state on the ground of sovereignty, integrity of India, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, मैंने मोरालिटी की बात की थी आपसे। सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस सिटीजन्स हैव कंप्लीट liberty to form association or union to pursue the lawful objective and purpose. However, right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. So statement 1 is not correct. So now statement 2 देख लेते हैं। Supreme Court held that the trade union have no guaranteed rights. मैंने आपको सेंटेंस करेक्ट भी कराया था, नो हटा दिया था, फिर वो स्टेटमेंट बन गया था। नो ग्रांटेड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक, टू डिक्लेयर लॉकआउट। राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज। सो नॉट करेक्ट, तो डी का आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। 2 का हमें देख लेते हैं। 3 का हमें देखना है अच्छे से। 3 का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, वहाँ पर हम बता नहीं पाते, वहाँ पर लिखना ज़्यादा पड़ जाता तो टाइम लग जाता। एक्सप्लेनेशन। ऑन 28 June 2021, Supreme Court passed a judgment holding the right to reservation in promotion in state of Kerala versus Lisamma Joseph. I hope I am correcting pronunciation मेरी ठीक ठाक हो। The 2-judge bench comprising Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice Subhash Reddy interpreted the provision of 1995 and 2016 laws pertaining to right to person with disability. Court noted that by virtue of its purpose, Article 16 and Person with Disability, Equal Opportunity Protection and Right and Full Participation Act 1995 allow for the reasonable accommodation to the made for the person with disabilities. This include reservation at the stage of promotion. Disability, person with disability हैं, उनको promotion में भी reservation की बात दी गई है। मतलब जो promotion होगा, ऑलरेडी वो आ चुके हैं उस पोस्ट पे, लेकिन उसमें promotion में भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इनकी बात की गई है। 3rd का एक्सप्लेनेशन। हाँ, ऑल गेम और हैविंग अराउंड दिस। एक क्वेश्चन टफ मैंने इसलिए जानबूझ के रखा था कि कुछ हमारा माइंड का गेम हो सके। तो एक्सप्लेनेशन क्या था? राइट टू प्राइवेसी, मैंने आपकी बात की थी। पुट्टास्वामी केस वर्सेस ऑफ इंडिया में 2017 में केस आया था। राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज अ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम ग्रांटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट, राइट टू बी फॉरगेटन। इट इज़ अ राइट टू हैव पब्लिकली अवेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम इंटरनेट search, database, website or any other public platform once the person information in question is no longer necessary or relevant has statement is correct। तो statement 1 तो हमारा करेक्ट हो गया कि राइट टू फॉरगेटन, राइट टू फॉरगेटन से ही स्टेटमेंट पूछा था ना, राइट टू बी और राइट टू बी फॉरगेटन। व्हाट आई एम राइटिंग, राइट टू बी
फॉरगॉटन की ही बात थी ना, तो जो स्टेटमेंट सेकंड था वो स्टेटमेंट 1 का डेफिनेशन था ना, तो वही उसी से तो वो करेक्ट हो गया हमारा स्टेटमेंट 1. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट इन पुट्टासामी केस noted that the right to be forgotten was part of the broader right of privacy, hence statement 2 is incorrect. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था. लेट मी गो बैक विद यू. वेयर इज हाँ, ये वाला थर्ड था हमारा. राइट टू हैव पब्लिकली अवेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट. तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया था, राइट टू प्राइवेसी में ही बोला गया था. ये राइट टू फॉरगॉटन का डेफिनेशन ही बता रहा था, रिसर्च द सोशल मीडिया ऐप इन सब पे. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू बी फॉरगॉटन इज रिकॉग्नाइज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21. तो ये जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ये तो था ही नहीं ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये तो पुट्टासामी केस में बोला गया था ना, आर्टिकल 15 में हुआ. तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पर वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सो 1 इज़ द आंसर. ओके, लेट्स गो बैक फॉर द. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड द थर्ड वन इज़ ओवर है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, राइट टू हैंड स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. ये बात हुई थी. जो हमारा फर्स्ट था वो राइट टू फॉरगॉटन की ही बात कर रहा था, वो डेफिनेशन ही था उसका. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन पुट्टासामी केस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 नोटेड दैट राइट टू बी फॉरगॉटन वाज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर राइट टू प्राइवेसी की पार्ट है वो. हैंस वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. उसमें बोलता ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी का अंदर ब्रॉडर बताया गया था उसे. तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये हमने 4 का एक्सप्लेनेशन देखा हमने. ओ या 4 का भी देखना है. हाँ, तो क्या था, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल वाज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन. लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया था. केशव नंदा भारती केस 1973 था सुप्रीम कोर्ट में. ले दो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, जिसमें बोला गया था आर्टिकल 68 का डज नॉट अनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जब वो बोल रहे हैं आर्टिकल 368 के अंदर उसको पावर नहीं है, तो जब बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकता पार्लियामेंट, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है पार्लियामेंट के ऊपर. तो एब्सोल्यूट कैसे हो, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो गलत हो ही गया था हमारा. वेलफेयर स्टेट के इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, फ्रीडम टू डिग्निटी है. तो 2 एंड 4 तो हमारा सही था. लिमिटेड नॉट अनलिमिटेड पावर. सो मैंने इसको आपको करेक्ट वर्जन भी बता दिया था. स्टेटमेंट 1 इज नहीं करेक्ट था. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें इज नॉट करेक्ट. तो इसमें हमारा 2 था, तो बी ऑप्शन बी था करेक्ट. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करी थी. इसमें था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड द 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स होते हैं. मिनिस्टर्स दैट आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कंजर्वेटिव मिनिस्टर्स होते हैं. एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, उसी की कैटेगरी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की. द टर्म कैबिनेट वॉज इंसर्टेड बाय द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये तो याद ही कर लेना है आपको. ऐसा लगता है कैबिनेट ओरिजिनली मेंशन हो, ओरिजिनली इंसर्टेड हुआ था. ओनली डिफाइंस द कैबिनेट, डिफाइन करता है कैबिनेट सेइंग दैट द काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75 एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर एंड फंक्शन. इस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पावर एंड फंक्शन डिस्क्राइब नहीं था. स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया. Function of the constitution of minister are determined by the cabinet and its implants the cabinet decision. The cabinet also decision regarding the policies and direct the council of ministers which are the binding on all the citizens. Binding correct. C इसका था both. So that's it for today. I hope ये क्लास आपके लिए बहुत एनरिच रही होगी, आपकी नॉलेज की कैपेसिटी एनहेंस की होगी, क्लैरिटी मिली होगी, और ये भी पता चला होगा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कैसे नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा
थिंकिंग की ज़रूरत थी एज वेल एज नॉलेज की भी ज़रूरत थी। उसका रेलेवेंस वही था कि पुट्टास्वामी केस रिसेंटली पिछले साल, उससे पिछले साल के पूर्व बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था, तो उसके रेलेवेंस में आया था ये क्वेश्चन, तो मैंने आज उसको बनाया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मैं बहुत ही जल्दी फंडामेंटल राइट्स के निमोनिक्स पे और ट्रिक्स पे क्लासेस लाऊंगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको फंडामेंटल राइट, DPSPs, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिविजन पर्पज़ से। तो फॉर फर्दर क्लास स्टे फॉर ट्यून फॉर इट। सो थैंक यू फॉर टुडे।